सुप्रभात। आज सुबह की बड़ी खबरें। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज लोकसभा में दिल्ली सरकार के अधिकारों और सेवा से जुड़े विधेयक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार संशोधन विधेयक 2023 को पेश कर सकते हैं। 1 अगस्त को लोकसभा में होने वाले कामकाज की बिजनेस लिस्ट में इस विधेयक को शामिल किया गया है। लोकसभा की बिजनेस लिस्ट में दिल्ली सरकार के अधिकारों और सेवा से जुड़े विधेयक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार संशोधन विधेयक 2023 को शामिल किए जाने के बाद आज से स्पष्ट हो गया है कि अविश्वास प्रस्ताव का सामना कर रही सरकार पहले इस बिल को लोकसभा में पेश करने जा रही है। संसद ने चलचित्र संशोधन विधेयक 2023 पारित कर दिया है। हंगामे के बीच लोकसभा ने कल इसे मंजूरी दी। राज्यसभा में ये पहले ही पारित हो चुका है। इस विधेयक में चलचित्र अधिनियम 1952 में संशोधन का प्रावधान है, जिसके तहत केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड से जारी प्रमाण पत्र 10 वर्ष देता था। अब यह प्रमाण पत्र हमेशा जाएगा। विधेयक में आयु के आधार पर प्रमाण पत्र की कुछ अतिरिक्त श्रेणियों को जोड़ने का भी प्रावधान है। ए या एस प्रमाण पत्र वाली फिल्मों को टीवी या केंद्र सरकार से निर्धारित किसी अन्य मीडिया पर दिखाने के लिए अलग से प्रमाण पत्र की जरूरत होगी। विधेयक में फिल्मों के अनधिकृत रिकॉर्डिंग प्रदर्शन पर प्रतिबंध रहेगा। सदन के दोनों सदनों में जारी गतिरोध के बीच केंद्रीय मंत्री भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ नेता निर्मला सीतारमण ने विपक्ष की आलोचना करते हुए कहा है कि वह मणिपुर मुद्दे पर चर्चा में भाग लेना नहीं चाहता। संसद से बाहर कल मीडिया से बातचीत में श्रीमती नटराजन ने कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा कि सत्ता में रहते हुए पार्टी ने मणिपुर के लिए कुछ नहीं किया। राज्यसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आरोप लगाया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास चुनाव के समय है, लेकिन हिंसा पीड़ित लोगों की पीड़ा को संबोधित करने की बात आती है तो वो बहुत व्यस्त हो जाते हैं। इसने मणिपुर को प्रभावित किया है और केंद्र स्थिति को संभालने में अनाड़ी और पतवारहीन प्रतीत होता है। नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरिकुमार 31 जुलाई से आगामी 2 अगस्त तक ओमान सल्तनत की 3 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर है। इस यात्रा का उद्देश्य मौजूदा द्विपक्षीय रक्षा संबंधों को मजबूत करना और ओमान सल्तनत के सैन्य नेतृत्व के साथ उच्च स्तरीय चर्चा करना है। आईटी हार्डवेयर के लिए पीएलआई योजना 2 के तहत आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि 20 अगस्त 2023 तक बढ़ा दी गई है। उपरोक्त योजना का आवेदन पोर्टल लाइव कर दिया गया है और आवेदक इस पोर्टल पर पंजीकरण और आवेदन कर सकते हैं। G20 एम्पावर शिखर सम्मेलन आज गुजरात के गांधीनगर में महात्मा मंदिर में शुरू होगा। महिलाओं के नेतृत्व में विकास एक स्थायी समावेशी न्याय संगत और वैश्विक आर्थिक विकास सुनिश्चित करना विषय पर आयोजित इस शिखर सम्मेलन में G20 देशों के प्रतिनिधियों की भागीदारी के अलावा अनेक वैश्विक विशेषज्ञों, नीति निर्माताओं और हितधारकों के अलावा आमंत्रित अतिथि देशों अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रतिनिधियों की भागीदारी देखने को मिलेगी। खबर है कि विपक्षी दलों के गठबंधन इंडिया से घबराई भारतीय जनता पार्टी ने रणनीति के तौर पर यह फैसला कर दिया है कि पार्टी गठबंधन को इंडिया नहीं यूपीए के नाम से ही संबोधित करेगी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक विपक्षी दलों के गठबंधन के सिद्धांत को लेकर काफी विचार विमर्श करने के बाद भाजपा ने तय किया है कि पार्टी नेता रैलियों, सभाओं, प्रेस कॉन्फ्रेंस, यहाँ तक कि मीडिया डिबेट्स में भी विपक्षी गठबंधन को इंडिया नहीं बल्कि यूपीए के नाम से ही संबोधित करेंगे। दिल्ली नगर निगम द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार पिछले 1 सप्ताह में राष्ट्रीय राजधानी में डेंगू के कुल 56 नए मामले सामने आए। मणिपुर सरकार ने राज्य के लोगों और संगठनों से कहा है कि वे मौजूदा हालात के बारे में फर्जी खबरें, झूठ, अफवाहें या गलत सूचना फैलाने, प्रकाशित करने और उत्पन्न करने से बचे, अन्यथा कानूनों के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी और इसे देशद्रोह माना जाएगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अधिकारियों ने सरकारी अधिसूचना का हवाला देते हुए कहा कि गलत सूचना फैलाने पर देशद्रोह के तहत मामला दर्ज किया जाएगा। रिपोर्ट। मणिपुर मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच में सुनवाई हुई। इसे लेकर मणिपुर में उत्पीड़न का शिकार 2 महिलाओं ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। पीड़ित महिलाओं की ओर से वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल पेश हुए और उन्होंने कहा कि पीड़िताएं नहीं चाहती हैं कि मामले की जांच सीबीआई से कराई जाए। हम चाहते हैं कि एक स्वतंत्र एजेंसी इसकी जांच करे। लॉ ऑफिसर या अटॉर्नी जनरल निगरानी कैसे करेंगे और क्या निगरानी करेंगे, और अगर कोई पक्षपात हुआ तो पुलिस उन लोगों के साथ मिलकर काम कर रही है जो महिलाओं को निशाना बना रहे हैं। पुलिस इन महिलाओं को ले गई और भीड़ में छोड़ दिया। इसके बाद भीड़ ने वो किया जो सामने है। महिलाओं के पिता और भाई की जान ले ली गई, लेकिन उनकी बॉडी अभी तक नहीं मिली। 4 मई की घटना है। 0 एफआईआर दर्ज की गई और वो भी 18 मई को। जब कोर्ट ने इस मामले पर सुनवाई की तो कुछ हुआ। हमारे पास अब किसका भरोसा है? ऐसी कई घटनाएं हैं।
सिब्बल ने मामले का ट्रायल असम ट्रांसफर किए जाने का भी विरोध किया। उन्होंने कहा कि हमने मामले को मणिपुर से बाहर रखने की बात कही थी, लेकिन ये असम में हो ये नहीं। कुकी समुदाय की तरफ से वरिष्ठ वकील कॉलिन गोंजाल्विस ने कहा, इस मामले की जांच SIT करे, इसमें रिटायर्ड DGP को शामिल किया जाए। पीड़ित महिलाओं की वकील इंदिरा जयसिंह ने कहा कि इस मामले की जांच एक हाई पावर कमेटी करे, इनमें ऐसे केस देखने वाली महिलाओं को शामिल किया जाए। जबकि केंद्र सरकार की ओर से दलील दी गई कि मणिपुर में जो हुआ वो बंगाल और राजस्थान में भी हो रहा है। पंचायत कैंडिडेट के साथ बंगाल में जो दुर्व्यवहार हुआ वो सभी ने देखा है। केंद्र की दलील पर कोर्ट ने कहा कि यह हमारे समाज की सच्चाई है, लेकिन मणिपुर में जो हुआ उसे सिर्फ ये कह देने से सही नहीं ठहराया जा सकता कि ये हर जगह हो रहा है। क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि सभी महिलाओं की रक्षा करो या फिर किसी की ना करो? अदालत ने अटॉर्नी जनरल से पूछा, क्या आप कहते हैं कि 6000 FIR फाइल हुई हैं? डिटेल क्या है? महिलाओं के खिलाफ कितने अपराध हुए? पब्लिक प्रॉपर्टी के नुकसान के कितने मामले हैं? हमें पूरी रिपोर्ट चाहिए। कोर्ट ने इसके साथ ही मणिपुर पर जांच कमेटी बनाने की बात कही, जिसमें महिला जज को भी शामिल किया जाएगा। केंद्र सरकार भी इस कमेटी में अपने नाम भेज सकती है। सुप्रीम कोर्ट के रुख से मोदी सरकार की मुश्किलों में इजाफा होने वाला है। संसद में भी मोदी सरकार मुश्किल में दिख रही है। संसद में मॉनसून सत्र का आज 8वां दिन था। आज भी दोनों सदनों में मणिपुर का मुद्दा छाया रहा। वहीं बीजेपी सरकार आज भी मणिपुर मुद्दे से भागती नजर आई। संसद के मानसून सत्र के 8वें दिन भी संसद के दोनों सदनों में बवाल देखने को मिला। सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले इंडिया गठबंधन ने बैठक की, जिसमें मणिपुर से लौटे गठबंधन के सदस्यों ने अपनी रिपोर्ट दी, जिसके बाद सदन शुरू होते ही विपक्ष ने मणिपुर का मुद्दा उठा दिया। राज्यसभा में मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान को लेकर भी टकराव देखा गया। कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने कहा कि विपक्ष के नेता को भी सदन में बोलने नहीं दिया जा रहा है। सदन में सत्ता पक्ष के लोग खड़गे की आवाज को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। इसे लेकर सदन में सभापति और कांग्रेस सदस्यों के बीच जमकर बहस भी हुई। इस बीच सभापति धनखड़ ने मणिपुर मामले में नियम 176 के तहत चर्चा कराने के प्रस्ताव को स्वीकार कर चर्चा भी शुरू करा दी, लेकिन विपक्ष नियम 267 के तहत चर्चा कराने पर अड़ गया और इसके बाद सदन में हंगामा शुरू हो गया। दरअसल विपक्ष सदन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मणिपुर पर बयान देने की मांग कर रहा है, लेकिन पीएम मोदी मानसून सत्र में अभी तक सदन में ही नहीं आए हैं। आज हंगामे के कारण संसद में दिल्ली अध्यादेश विधायक की जगह लेने वाला बिल भी पेश नहीं किया गया, लेकिन केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने लोकसभा में सिनेमेटोग्राफर संशोधन बिल 2023 को लोकसभा में जरूर पेश कर दिया। राज्यसभा में ये पहले ही पास हो चुका है। इस बीच विपक्षी सांसद अब लोकसभा स्पीकर और राज्यसभा के सभापति से मिलने की तैयारी में हैं। विपक्षी सांसदों की मांग है कि उन्हें मणिपुर के जमीनी हालात पर बोलने की इजाजत दी जाए। इसी के साथ कांग्रेस के सांसद रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि 68 सांसदों ने मणिपुर पर चर्चा के लिए नोटिस दिया था, लेकिन सरकार इससे भाग रही है और वे चर्चा चाहते हैं। संसद में कल भी हंगामे के आसार हैं। वहीं कल महाराष्ट्र में भी पीएम मोदी के विरोध के आसार हैं। दक्षिण के राज्यों के बाद अब महाराष्ट्र में भी पीएम मोदी का विरोध देखने को मिल रहा है। कल पीएम मोदी पुणे की यात्रा पर हैं, लेकिन पुणे पहुंचने से पहले ही उनका विरोध शुरू हो गया है। उनके खिलाफ पुणे के कई इलाकों में मोदी वापस जाओ के पोस्टर लगे हैं। क्या है पूरी खबर, देखते हैं ये रिपोर्ट। पीएम मोदी मंगलवार को पुणे की यात्रा पर रहेंगे, लेकिन उनके पुणे पहुंचने से पहले ही वहां उनका विरोध शुरू हो गया है। युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने शहर भर में पोस्टर लगाए हैं, जिन पर मोदी वापस जाओ लिखा है। कांग्रेस की युवा शाखा ने मणिपुर में अशांति के विरोध में पुणे शहर के कुछ हिस्सों में पोस्टर लगाए हैं। मणिपुर समेत कई मुद्दों के विरोध में पुणे में पोस्टर लगाए गए हैं। एक पोस्टर पर लिखा था कि मिस्टर प्राइम मिनिस्टर वापस जाओ। एक अन्य पोस्टर में लिखा था कि मिस्टर प्राइम मिनिस्टर मणिपुर जाएं, संसद का सामना करें। इन पोस्टरों को हटाने के लिए पुणे नगर निगम एक्शन में आ गया है। आपको बता दें कि मणिपुर समेत विपक्ष कई अन्य मुद्दों पर केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहा है। इन मुद्दों में महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराध, बेरोजगारी और अन्य मुद्दे शामिल हैं। पीएम मोदी मंगलवार को पुणे जाएंगे और दगड़ू सेठ मंदिर में पूजा करेंगे। पीएम मोदी को लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा और वो कई विकास योजनाओं की आधारशिला भी रखेंगे। लोकमान्य तिलक की विरासत का सम्मान करने के लिए 1983 में लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार की स्थापना की गई थी। ये राष्ट्र की प्रगति और विकास में उल्लेखनीय और असाधारण योगदान के लिए दिया जाता है। ये सम्मान हर साल 1 अगस्त यानी लोकमान्य तिलक की पुण्यतिथि पर दिया जाता है। इस मौके पर विपक्षी दलों के गठबंधन इंडिया ने मंगलवार को पीएम मोदी के दौरे के खिलाफ विरोध प्रदर्शन की योजना बनाई है। विपक्षी गठबंधन के सदस्यों ने एक विज्ञप्ति में कहा कि पीएम मोदी के पास विदेश जाने का वक्त है, लेकिन मणिपुर जाने का नहीं। आपको बता दें कि मणिपुर में 3 मई से जातीय संघर्ष जारी है और अब तक 160 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है, जबकि सैकड़ों लोग विस्थापित हुए हैं जो राहत शिविरों में रह रहे हैं। मोदी के विरोध ने बीजेपी की चिंता बढ़ा दी है, तो आरजेडी प्रमुख लालू यादव ने भी पीएम मोदी की चिंता बढ़ा रखी है। लालू ने पीएम मोदी की विदेश यात्राओं को लेकर तंज कसा है, जिसकी चर्चा सियासी गलियारों में खूब हो रही है। तो क्या कहा है लालू प्रसाद यादव ने, देखते हैं ये रिपोर्ट। 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी को सत्ता से उखाड़ फेंकने के लिए 26 दलों ने एक होकर इंडिया नाम के गठबंधन का ऐलान कर दिया और आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव ने चुनावों में बीजेपी की हार का ऐलान भी कर दिया है। आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तंज कसते हुए कहा
कहा कि प्रधानमंत्री लोकसभा चुनाव में हार को लेकर चिंता में हैं, इसलिए विदेश में ठिकाना तलाश रहे हैं। उन्होंने पीएम मोदी के विदेशी दौरों का जिक्र करते हुए ये भी कहा कि मोदी जी पद छोड़ने की योजना बना रहे हैं। यही कारण है कि वो बार बार विदेशों के दौरे कर रहे हैं। वो बाहर ऐसी जगह ढूंढ रहे हैं जहां वो आराम कर सके, पिज्जा, मोमोज और चाउमीन का आनंद ले सके। लालू यादव ने कहा कि अगले महीने मुंबई में होने वाली इंडिया की अगली बैठक का वो इंतजार कर रहे हैं। इस बैठक में लालू बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ शामिल होंगे। लालू प्रसाद यादव इतने पर भी नहीं रुके। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि पीएम नरेंद्र मोदी संविधान को नष्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम इस कोशिश को विफल कर देंगे। हमें एकता बरकरार रखते हुए भाजपा को हराना चाहिए। तो वहीं मणिपुर की घटना का जिक्र करते हुए लालू यादव ने कहा कि वहां चल रहे टकराव के लिए केंद्र सरकार जिम्मेदार है। लालू यादव का ये तंज मोदी सरकार को नागवार गुजरा है। इधर सीएम योगी का ज्ञानवापी मस्जिद पर दिया बयान कई लोगों को नागवार गुजरा है। ज्ञानवापी का मामला यूपी की जिला अदालत से लेकर हाईकोर्ट में चल रहा है। एएसआई के सर्वे को लेकर हाईकोर्ट 3 अगस्त को फैसला सुनाने वाला है, लेकिन इससे पहले यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने ऐसा बयान दिया है जिस पर हंगामा खड़ा हो गया है। ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ के बयान पर बवाल मच गया है। सीएम योगी ने ज्ञानवापी को सीधे सीधे मस्जिद ही मानने से इनकार कर दिया है। उन्होंने दावा किया है कि अगर ज्ञानवापी को हम मस्जिद कहेंगे तो विवाद होगा। भगवान ने जिसको दृष्टि दी है वो देख ले, त्रिशूल मस्जिद के अंदर क्या कर रहा है। हमने तो नहीं रखे हैं ना, ज्योतिर्लिंग है, देव प्रतिमाएं हैं। मुस्लिम समाज को ऐतिहासिक गलती दुरुस्त करनी चाहिए। ये बयान योगी आदित्यनाथ ने यूपी के सीएम के रूप में दिया है या फिर बीजेपी के नेता के रूप में, अब इसी पर सवाल खड़े हो गए हैं, क्योंकि ज्ञानवापी मस्जिद के मामले को लेकर हाईकोर्ट सुनवाई कर रहा है। कोर्ट भी उसे मस्जिद मानकर ही सुनवाई कर रहा है, लेकिन यूपी के सीएम इसे कुछ और ही मानकर बयान दे रहे हैं। सीएम के बयान पर AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने करारा जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि सीएम योगी सांप्रदायिकता फैलाने का काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री को कानून का पालन करना चाहिए। वो मुसलमानों पर दबाव डाल रहे हैं। मुस्लिम पक्ष इस मामले में हाईकोर्ट में है और 1-2 दिन में फैसला आने वाला है। तो वहीं सपा सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने दावा किया कि मुसलमानों से कोई गलती नहीं हुई है और ज्ञानवापी पर कानूनी हक भी उन्हीं का है। बर्क ने कहा कि जबरदस्ती ज्ञानवापी को मंदिर बताया जा रहा है। वहाँ कोई त्रिशूल नहीं था, ना तो ऐसा कुछ मिला है और न ही हम ऐसा मानते हैं। देश के अंदर कानून मौजूद है, लोकतंत्र है। देश में सबको, हर मजहब वाले को अपने अपने मजहब पर रहने और अपनी बात कहने का हक दिया गया है। दूसरों को भी जीने का मौका दीजिए। उनके साथ इस तरह की ज्यादती करना गलत है। इसी कड़ी में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के संस्थापक सदस्य मोहम्मद सुलेमान ने कहा, सीएम के बयान से तकलीफ हुई। सीएम को कानून सम्मत बात कहनी चाहिए। 1991 में जो कानून बना उसकी रक्षा करनी चाहिए। सीएम का बयान योगी या फिर पुजारी की तरह दिया गया है। ये बयान एक पक्ष के लिए दिया गया है। योगी का ये बयान सवालों में आ गया है। सवाल तो आज सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय जांच एजेंसी पर खड़े किए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री DK शिव कुमार के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले पर रोक लगाने वाले कर्नाटक हाईकोर्ट के अंतरिम आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है। सर्वोच्च अदालत के इस फैसले से केंद्रीय जांच एजेंसियों और बीजेपी को जोरदार झटका लगा है। क्या है पूरी खबर, देखते हैं ये रिपोर्ट। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की जीत में बड़ी भूमिका निभाने वाले DK शिव कुमार को आज सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। वहीं DK को फंसाने की मोदी सरकार की चाल नाकाम हो गई है। आपको बता दें कि कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री DK शिव कुमार के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के मामले में जांच पर अंतरिम रोक लगाने का हाईकोर्ट का फैसला जारी रहेगा। DK शिव कुमार के खिलाफ मामलों पर रोक जारी रहेगी। सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले में दखल देने से इनकार कर दिया है। CBI की जांच पर रोक हटाने की याचिका को खारिज कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाईकोर्ट मेरिट पर सुनवाई कर मामले में फैसला दे। सुप्रीम कोर्ट CBI की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई कर रहा था। कर्नाटक हाईकोर्ट ने 10 फरवरी को शिव कुमार के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले में CBI की कार्रवाई पर रोक लगा दी थी। बाद में अलग अलग तारीखों पर रोक को और बढ़ा दिया गया था। आयकर विभाग ने 2017 में शिव कुमार के खिलाफ छापा मारा था, जिसके आधार पर ED ने उनके खिलाफ जांच शुरू की थी। सर्वोच्च अदालत के इस फैसले से बीजेपी और केंद्रीय जांच एजेंसियों के मंसूबों पर पानी फिर गया है। आपको बता दें कि कर्नाटक विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को जीत दिलाने के बाद DK शिव कुमार ने 2024 लोकसभा चुनाव में कर्नाटक की 28 लोकसभा सीटों में से 25 सीटों को जीतने का लक्ष्य रखा है। 2 अगस्त को पार्टी आलाकमान के साथ कर्नाटक के नेताओं की बैठक पर DK ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि हमें 2024 लोकसभा चुनाव के लिए कार्य योजना को अंतिम रूप देना है। मैं सभी नेताओं की जिम्मेदारी तय करना चाहता हूं कि कैसे उम्मीदवारों का चयन किया जाए। उम्मीदवारों को चुनने के लिए मापदंड तय करने हैं। 2 अगस्त को दिल्ली में बैठक के लिए सभी वरिष्ठ नेताओं को बुलाया गया है। और बुलेटिन के आखिर में बात कल होने वाले बड़े बदलावों की। आज 31 जुलाई 2023 यानी मौजूदा महीने का आखिरी दिन है। मंगलवार से नया महीना अगस्त शुरू होने वाला है। अक्सर महीने की पहली तारीख को नियमों में कुछ ना कुछ जरूरी बदलाव होते हैं। ऐसे में 1 अगस्त से देश में कई सारे नियम बदल जाएंगे, जिसका आपकी जेब पर सीधा असर पड़ सकता है। देखते हैं ये खास रिपोर्ट। हर महीने की 1 तारीख से कुछ बदलाव होते हैं और ये बदलाव आपके बजट पर असर डालने वाले हैं।
बिना फाइन इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की आज आखिरी तारीख है। ऐसे में अगर आपने अभी तक अपना ITR फाइल नहीं किया है तो इसे आज जरूर निपटा लें, वरना कल यानी 1 अगस्त से पेनल्टी देकर ITR दाखिल करना होगा। अगस्त महीने की 1 तारीख को LPG सिलेंडर के दामों में भी बदलाव हो सकते हैं। इसके साथ ही CNG और PNG की कीमतों में भी बदलाव के आसार हैं। 1 अगस्त से ट्रैफिक से जुड़े नियमों में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। 1 अगस्त से ड्राइविंग लाइसेंस और इंश्योरेंस के बिना गाड़ी चलाने वालों को 5-5 हजार रुपए का जुर्माना देना पड़ेगा। वहीं ड्रिंक एंड ड्राइव यानी नशे में गाड़ी चलाने वालों को जुर्माने के साथ साथ 6 महीने जेल की हवा भी खानी पड़ेगी। 1 अगस्त से बैंक ऑफ बड़ौदा चेक से जुड़े अपने नियमों में बदलाव करते हुए भुगतान पॉजिटिव पे सिस्टम लागू करने जा रहा है। इस सिलसिले में बैंक ऑफ बड़ौदा ने अपने ग्राहकों को जानकारी दी है। एक्सिस बैंक ने क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करने वालों को झटका देते हुए कैशबैक और इंसेंटिव पॉइंट्स कम करने का फैसला किया है। अमृत कलश योजना में निवेश करने की आखिरी तारीख 15 अगस्त 2023 है। ऐसे में अगर आप भी इस स्कीम में निवेश करना चाहते हैं तो समय से पहले ये काम कर लें। बैंक से जुड़े अगर आपके कोई भी जरूरी काम है तो उसे भी निपटा लें, क्योंकि बैंक अगस्त महीने में अलग अलग जगहों पर 14 दिन बंद रहेंगे। इसमें शनिवार और रविवार की छुट्टियां भी शामिल हैं।